Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 10th, chapter 2, that is federalism. Our today's topic of discussion is what makes India a federal country. कौन सी चीज़ें हिंदुस्तान को एक फेडरल मुल्क बनाती हैं, उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, और हमने जो मुख्तलिफ़ अक़साम है फेडरलिज्म के वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री है। बिफोर मूविंग टू दैट हम पहले समझेंगे कि जो बेल्जियम और श्रीलंका हमने जिक्र किया कि उनने किस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज किया। क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये एक बड़ा मुल्क है, इसमें बहुत सारी ज़बानें, बहुत सारे मज़ाहिब और बहुत सारे इलाके हैं, और हमें जानना है कि इनने किस तरह से पावर बांटा मुल्क में। फाइन, सो स्टार्ट करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बनाया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो तकमील तक पहुंच गया। लेकिन जब आज़ादी हुई हिंदुस्तान में 1947 में, इसके साथ साथ एक तकलीफ दे और खून रेजी हुई। जो पार्टीशन हुआ था, मुल्क का बंटवारा हुआ था, उसमें काफ़ी तकलीफ दे और खून रेजी हुई। इसमें बहुत सारे लोग मर गए, जिसको फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी में समेटा है। जिस तरह उन्होंने कहा है, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जो ही आज़ादी हुई, इसके बाद जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रिंसली स्टेट्स थी, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई, और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान स्टेट्स का मजमुआ होगा, दैट इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि हिंदुस्तान एक फेडरेशन कहा जाता है, लेकिन फेडरेशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन जो उसूल है फेडरलिज्म के, उनको यहाँ पर अपनाया गया है। फाइन, इसके बाद हम मूव करेंगे जो 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, उनको एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। तो जो पहला फीचर है फेडरलिज्म का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया था कि हमारे पास वी शुड हैव 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारे पास 2 सतह होनी चाहिए गवर्नमेंट के। और इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की गई, अब हमारे पास वी हैव 3rd टियर एज वेल, हमारे पास तीसरी सतह भी है, जिसे हम म्यूनसिपलिटीज़ या पंचायतों के नाम से जानते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इतना ही नहीं, कोई भी जो फेडरेशन होती है उसमें अलग अलग जुरिस्डिक्शन होती है, उसमें दायरे इख्तियार अलग अलग होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसे क्लियरली मेंशन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ 3 लिस्ट्स। कहने का मकसद है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा, इसके लिए 3 लिस्ट मुरतब किए गए हैं, जिसे हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। फाइन, अब यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो काम होते हैं जिनकी कौमी अहमियत होती है, जैसे डिफेंस का मामला हो, फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, बैंकिंग का निज़ाम हो, कम्युनिकेशंस मवासलात का निज़ाम हो, करेंसी का मामला हो, वो सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। और इनमें इनको किस लिए यूनियन लिस्ट में डाला गया है? क्योंकि वजह इसकी ये है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए इन मामलात पर सारे मुल्क के लिए। और यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ इस पर कानून साजी कर सकते हैं, जो यूनियन लिस्ट में जो मामलात हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून साजी कर सकते हैं। फाइन, और इस वक्त यूनियन लिस्ट में तकरीबन वी हैव 100 सब्जेक्ट्स में तकरीबन 100 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कानून साजी जो यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। इसके बाद जो दूसरा लिस्ट है, दैट्स स्टेट लिस्ट। इसमें सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लोकल या स्टेट इंपॉर्टेंस होती है। इसमें हमारा पुलिस आता है, हमारा ट्रेड आता है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, वो सब स्टेट लिस्ट में आते हैं, और इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून साजी कर सकती है। और इस वक्त हमारे पास वी हैव 61 सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट। इसके बाद है कंकरेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जो जिनमें कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जिनमें कॉमन यकसा मफाद होता है, यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें वो मामला होता है जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, फाइन, एडॉप्शन, गोद लेने का जो मामला होता है, सक्सेशन, इसमें जानशीनी के मामला होते हैं। तो इन चीज़ों को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है, और इस वक्त हमारे पास वी आर 52 सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट।
और इस पे जो कंकरेंसी की क्या खुशियत है, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून साजी कर सकते हैं। और अगर इन में तज़ाद हो, यूनियन गवर्नमेंट के कानून में या स्टेट गवर्नमेंट के कानून में तज़ाद हो, तो उस वक्त जो पलड़ा है वो बाहरी किन का रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का। और बाज़ अवक़ात हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ना कि यूनियन लिस्ट में होते हैं, ना स्टेट लिस्ट में होते हैं, ना कंकरेंट लिस्ट में होते हैं। इन्हें हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का जो मामला है वो बाद में आज़ादी के बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बूम हुआ, आज से हम आईटी भी कहते हैं। तो ये आज़ादी के बाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हुआ। तो इसमें क्या था, जो रेजिडुअरी पावर्स है इन्हें यूनियन गवर्नमेंट के हवाले किया गया है। फाइन। Now let's move the fourth feature। चूँकि हिंदुस्तान जो है ये इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं, उनमें यकसा पावर्स नहीं हैं। कुछ जो स्टेट्स हैं उनके पास स्पेशल स्टेट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हम बात करेंगे नागालैंड, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, जैसे आर्टिकल 371 में जिन्हें मेंशन किया गया है। और सो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोविज़न है जो हमारे इन स्टेट्स के लिए रखे गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस। जिस तरह से जे एंड के लिए था 371 आर्टिकल, इस तरह से इन स्टेट्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं। हम देखते हैं कि कुछ यूनिट्स होते हैं इंडियन यूनियन में जिन्हें बहुत कम पावर दिया गया है, और इतना पावर कम है कि ये खुद मुख्तार स्टेट भी नहीं है। और लेकिन इनको मर्ज भी नहीं किया गया है किसी और स्टेट के साथ। जैसे एरिया हमारे पास चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, जो दिल्ली की जो हमारी कैपिटल सिटी भी है, तो इन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। यहाँ जो टेरिटरीज होते हैं इनमें इनके जो पावर्स होते हैं स्टेट से कम होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को खुसूसी इख्तियार होते हैं इन एरियाज़ को हुकूमत करने में। फाइन। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो जो शेयरिंग का पावर होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इन चीज़ों में तब्दीली करना आसान काम नहीं है। फाइन। इट मीन्स इट कॉन्ट बी यूनिलेटरी चेंज। जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, इसको एक तरफा तौर पर हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है वो खुद ब खुद इसमें तब्दील नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए एक तो उनके पास एक स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसमें उसके हाफ, मोर देन हाफ उसको कंसेंट देना चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए। उस सूरत में इस चीज़ को तब्दील किया जा सकता है। फाइन। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट, तो इसमें जुडिशरी का अहम रोल होता है कि वो इम्प्लीमेंट इस चीज़ को देखे कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को, जो तरीक़ेकार हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन दीज टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, उस वक्त जो हमारे पास हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, तो इनका डिसीजन फिर चलता है। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान बाज़ अवकात बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। फ़ाइन। और इनका अज़ला करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। इसके साथ साथ जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनको अलग अलग इख्तियार है कि उनको रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए वो टैक्स लगा सकते हैं, ताकि वो जो उनकी ज़िम्मेदारी है अपने स्टेट के तय या यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर वो उनको पूरा कर सकें। फाइन। सो दीज आर द फीचर्स व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। जैसे मैंने बात की पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके बाद टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जुरिसडिक्शन की बात चली कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इनको मेंशन किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और जो हमारी जो फेडरेशन है दैट इज़ यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और कुछ स्टेट में ज़्यादा पावर्स है, कुछ स्टेट में कम पावर्स है। जैसे मैंने इन टेरिटरीज़ की बात की, वहाँ पर कम पावर्स होते हैं। और जो पावर शेयरिंग का जो मैकेनिज़्म है इसमें, क्योंकि बेसिक बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको तब्दील एक तरफा तौर पर पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। इसमें पार्लियामेंट की भी ज़रूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी की, और स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तब कोई कानून इसको तब्दील कर सकता है। और जुडिशरी का एक अहम रोल होता है कि वो देख रेख करता है कि उन प्रोविजंस को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और यूनियन गवर्नमेंट होती है, उनके पास वो रिसोर्स मोबिलाइज करने के भी के ज़राया होते हैं, वो टैक्स लगा सकते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सके। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।